हमारे देश का इतिहास जब हमें पढ़ाया गया तो सबसे ज्यादा जिन दो साम्राज्यों की बातें हमें पढ़ाई गई थी वो थी मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। मुगल जो कि 300 सालों से ज्यादा वक्त तक भारत के बड़े हिस्से पर राज करते रहे, वो साम्राज्य जिसमें बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर और औरंगजेब तक के हर एक कदम के बारे में हम जानते हैं। वो साम्राज्य जिसकी बनाई इमारतें आज हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ज्यादा दिखती हैं, जैसे कि ताजमहल, आगरा और दिल्ली का लाल किला। सोचकर देखिए तो लगेगा कि इससे बड़ा यानी मुगल साम्राज्य से बड़ा तो कोई साम्राज्य इस देश में नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर अंग्रेज दिखेंगे जो कि लगभग 200 सालों तक हम पर राज करते रहे, जिन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली बनाई, हमारे कानून बनाए और हमें रेल से लेकर तमाम ऐसी चीजें दी जो कि हमें आज भी दिखती हैं। लेकिन जरा और पीछे जाएंगे दोस्तों तो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे राजा हुए, जिन्होंने हमारे देश को न केवल विदेशी ताकतों से बचाया बल्कि आज के भारत से भी बड़े भूभाग पर राज किया। या फिर ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे आज जो कि मौर्य साम्राज्य को सबसे महान साम्राज्य बताएंगे। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी और अशोक इसके राजा थे। चंद्रगुप्त ने न केवल विदेशी आक्रमणों को रोका बल्कि आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो कि आज भी पढ़ाई जाती है, चाहे वो अर्थशास्त्र की बात हो या फिर शासन के ढांचे की बात हो। लेकिन दोस्तों इस देश में कुछ ऐसे भी साम्राज्य हुए हैं जिनके बारे में लोगों को कम पता है। इन्हें नोटिस तो खूब किया गया क्योंकि इन एम्पायर्स पर भर भर कर किताबें लिखी गई हैं और रिसर्च भी की गई हैं, लेकिन आम लोगों को इनके बारे में कम ही पता है। वैसे तो एक लंबी लिस्ट है ऐसे राजवंशों की, लेकिन मैं आपको उनमें से आज 5 सबसे बड़े साम्राज्यों की कहानी सुनाने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि इन साम्राज्यों ने देश की राजनीति के साथ साथ देश के कल्चर पर कितना बड़ा असर डाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों पहले नंबर पर मैं बात करने वाला हूं सातवाहन राजाओं की। ये वो राजवंश था जो मध्य भारत के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक था। करीब 400 सालों तक राज करने वाले सातवाहन राजा आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र पर अपना राज चलाते थे। इसके साथ ही उनका शासन गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ था। दोस्तों सातवाहन राजाओं का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने इंडिया के डिफरेंट ट्रेड रूट्स को डेवलप करके मेंटेन किया। खास करके जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट और दक्कन के पठार का ट्रेड रूट था, यहाँ से इंडो रोमन ट्रेड हुआ करता था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा सातवाहन राजाओं की बदौलत ही पॉसिबल हुआ था। इसके साथ ही शकों का जब हमला हुआ हमारे देश पर तो उन हमलों को भी सातवाहनों ने जवाब दिया। सातवाहन राजाओं की सबसे खास बात यह है कि सातवाहन पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की में नहीं बल्कि मातृसत्ता में मानते थे। इसीलिए उनके सबसे महान राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपना नाम अपनी माता के नाम पर रखा था। पहली शताब्दी से लेकर चौथी शताब्दी तक सातवाहनों को बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और भारत में टेम्पल आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इन्होंने दक्कन में ठोस चट्टानों को काट काट कर कई चैत्य और विहार बनाए। चैत्य जहां पर बौद्ध मंदिर हुआ करते थे, वहीं बौद्धों के रुकने के लिए जो जगह होती थी उनके लिए विहार बनाए जाते थे, उन्हें विहार कहा जाता था। यह साम्राज्य एक तरह से नॉर्थ और साउथ के बीच का पुल था। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो दक्कन के क्षेत्र को स्टेबिलिटी देने का काम सातवाहनों ने ही किया था। अगला राजवंश दोस्तों साउथ का चोल राजवंश है। इस राजवंश को अपनी नेवी और अपने साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी नेवी के दम पर साउथ ईस्ट एशिया के बड़े हिस्से को जीत लिया था। राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल इस राजवंश के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं। दोस्तों 850 ईस्वी में स्टैब्लिश हुए इस साम्राज्य की सीमाएं आज के तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सदर्न हिस्से से लेकर श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया और साथ ही साथ मालदीव तक था। चोल राजा अपनी आर्ट और कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने साउथ में बृहदेश्वर मंदिर जैसे शानदार मंदिरों को बनवाया और बड़े पैमाने पर टेम्पल आर्किटेक्चर को साउथ ईस्ट एशिया में भी फैलाया। उनके कामों ने दोस्तों हिंदू धर्म और भारतीय आर्किटेक्चर को फैलाने में खूब मदद की। सिर्फ भारत नहीं, भारत से बाहर भी।
यही नहीं, साउथ इंडिया का ट्रेड भी इस टाइम पीरियड में बड़े पैमाने पर फैला। दोस्तों, अब मैं जिस राजवंश के बारे में आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में आप में से बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इस राजवंश ने बड़े पैमाने पर दिल्ली सल्तनत के हमलों का विरोध किया था। 12वीं से 14वीं सदी के बीच आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर राज करने वाले इस राजवंश को काकतीय राजवंश कहा जाता है। बेतराजू, जिन्हें कि बाद में प्रोल राजा कहा गया, वो इस राजवंश के संस्थापक थे। पहले ये राजवंश कल्याणी के चालुक्यों के अधीन था, फिर इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उनके बेटे रुद्रदेव को काकतीय राजवंश के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। इसी राजवंश में रुद्रमा देवी नाम की एक रानी भी हुई, जो साउथ इंडिया की कुछ चुनिंदा रानियों में से एक थी। दोस्तों, तेलंगाना का वारंगल काकतीय राजाओं के टाइम पर अपने ट्रेड और धार्मिक चीजों के लिए खूब फेमस हुआ। ये उनकी राजधानी थी। इनके राजा गणपति देवा थे, जिन्होंने 1199 से 1262 तक रूल किया। इन्होंने काकतीय शासन का काफी विस्तार किया। दोस्तों, काकतीय राजवंश का एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश में बेसर मंदिरों के निर्माण में। इन्होंने नॉर्थ इंडिया के नागर और साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली के मंदिरों को मिलाया और इससे एक नई शैली को डेवलप किया, जिसे बेसर शैली कहा जाता है। जैसे कि काकतीय राजा गणपति ने इस थोरानम का निर्माण कराया, जो कि बेसर शैली का एग्जाम्पल है। करीब 125 सालों तक राज करने वाले काकतीयों ने दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे हुआ यह कि दिल्ली सल्तनत का साउथ इंडिया में जो एक्सपेडिशन था, उसकी रफ्तार कम हो गई। हालांकि 1323 में इस राजवंश का भी पतन हो गया। अब दोस्तों, अगला राजवंश भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने करीब 100 सालों तक राज किया, लेकिन भारत के इतिहास पर अपनी गहरी छाप भी छोड़ी। इस राजवंश का नाम है गहड़वाल राजवंश। अक्सर गहड़वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से दिल्ली सल्तनत से पहले उत्तर भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो नहीं भुलाया जा सकता। दोस्तों, गहड़वाल राजाओं ने महमूद गजनी के आक्रमण के टाइम पर आज के यूपी और बिहार के कुछ हिस्से में राज किया था। राजा चंद्रदेव ने 1090 में इस राजवंश की स्थापना की थी। अगर आपने इस राजवंश का नाम पहले कभी नहीं सुना है, तो इस नाम से इसे आप जान जाएंगे। आपने राजा जयचंद का नाम जरूर सुना होगा। जयचंद इसी राजवंश के आखिरी और सबसे महान राजा थे। दोस्तों, ये वही गहड़वाल राजा हैं जिनकी चौहान राजाओं से नहीं बनती थी। दोनों के बीच में जब लड़ाई हुई तो दिल्ली पर चौहानों का कब्जा हो गया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के आखिरी चौहान राजा बने। इस वक्त उनकी जयचंद से बनती नहीं थी। हालांकि दोस्तों, जयचंद ने अपने टाइम पर देवगिरी के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्कों को कई बार हराया था। यहां तक कि अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने राजसूय यज्ञ भी किया था। लेकिन दिल्ली को जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर हमला किया और 1193 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराकर उसे वहीं पर मार डाला। और इस तरह से दोस्तों, गहड़वाल राजवंश खत्म हो गया। कहा जाता है कि गहड़वाल राजाओं ने लंबे टाइम तक नॉर्थ इंडिया में तुर्क राजाओं को रोक कर रखा। और यह भी माना जाता है कि अगर जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई ना होती तो शायद तुर्क यानी कि मोहम्मद गौरी कभी भी जीत ही ना पाता दिल्ली को। बाकी आपको क्या लगता है, इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरी साम्राज्य जिसकी मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। 14वीं सदी में जिस वक्त हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का दबदबा बढ़ रहा था, उत्तर भारत के राजाओं ने तो हार मान ली थी उस टाइम पर। साउथ में भी काकतीय, होयसल और यादव वंशों को मुस्लिम हमलों में करारी हार मिली थी और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे टाइम पर तुंगभद्रा नदी के पास विजयनगर साम्राज्य को साल 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने स्टैब्लिश किया। दक्कन सल्तनत और मुगल साम्राज्य के उदय से पहले यह साउथ इंडिया का आखिरी बड़ा हिंदू साम्राज्य था। इनके सबसे महान राजा थे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने राजधानी हम्पी को खूब डेवलप किया। रॉबर्ट सेवेल कहते हैं कि विजयनगर ने दक्षिण भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूरोपीय लोगों के आने से पहले ये भारत में हिंदू शक्ति के आखिरी महान गढ़ों में से एक था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य को हिंदू संस्कृति और परंपराओं को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना जाता है। इस साम्राज्य ने साउथ इंडिया में तुर्की इस्लाम के प्रसार के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम किया। करीब 3,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ साम्राज्य था और यह साम्राज्य आज के तुंगभद्रा नदी दोआब और मेनली कर्नाटक के एरिया में फैला हुआ था।
यह साम्राज्य इतना ताकतवर था कि 1646 में दक्कन की 5 सल्तनतें जब एक हुई तब जाकर इस साम्राज्य को हरा पाई। इसे तालीकोटा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह साम्राज्य खत्म हो गया। इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो साम्राज्य जो मुख्य धारा में तो नहीं आ पाए इतिहास के, लेकिन फिर भी इन साम्राज्यों ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को एक शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बाकी आपको इनमें से कौन से साम्राज्य के बारे में जानकारी नहीं थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।